हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वाले सभी छात्र एवं छात्राओं, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? पिछले क्लासेस में मैंने तुगलक वंश में आप लोगों को गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि किस प्रकार अफगानपुर की घटना के कारण गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक कौन से वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। कौन है वंश का? बाबूजी, बबुआ बोलो तुम। अब बाबूनी लोग, तू लोग बता, कौन वंश का था? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया? आप बताइए। मिस्टर सचिन कुमार, यही नाम है ना जी? हाँ, बताओ कि गयासुद्दीन तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया था? 1320 से 1414 तक। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अब हम लोग यहां से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके बारे में जानना है बबुआ लोग? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से कब तक था? 1351 तक था। हाँ, देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म, किसका जन्म? मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म 1300 ईस्वी के आसपास। कब हुआ वो? 1300 ईस्वी के आसपास मुल्तान के कोटला नामक स्थान में हुआ था। आप लोग जानते हो मुल्तान फिलहाल का है? मुल्तान पाकिस्तान में है ना। और इसी मुल्तान की धरती पर किसका जन्म हुआ 1300 ईस्वी में? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। बचपन में उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। उसका जो वास्तविक नाम था ना, वह था मलिक फखरुद्दीन। क्या नाम था? मलिक फखरुद्दीन। और आप जानते हो कि उस समय इसके पिताजी का नाम गाजी मलिक था। कौन सी था? गाजी मलिक। इसी गाजी मलिक ने बाद में गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत की सत्ता प्राप्त की थी और दिल्ली में एक नए वंश, तुगलक वंश की क्या की? स्थापना की। आप लोग इससे भली भांति परिचित हो, क्योंकि पिछले क्लासेस में मैं आप लोगों को द फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी के बारे में बता चुका हूं। बोलो यस, क्लियर है? कोई डाउट? कौन है प्रॉब्लम? एनी तकल्लुफ? जनाब, मोहतरमाओ, बबू एंड बबुनी, पूछे सवाल? पूछ ले गयासुद्दीन तुगलक से। बताओ तो, कौन से अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत के राजा हरि सिंह देव पर आक्रमण किया था? आप खड़े हो जाइए, व्हाइट शर्ट। कौन सी नाम है बाबू तुम्हारा? राहुल। बहुत अच्छा। तो कौन से अभियान से लौटते समय? बंगाल अभियान। होना बंगाल अभियान। ठीक है, ठीक बोला नहीं लड़का? हाँ ठीक है, बैठ जाओ बाबू, बीच बीच में पूछ लेंगे।
ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म कब हुआ बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म 1300 ईस्वी में। कहां हुआ? मुल्तान में। कहां? मुल्तान के कोटला नामक स्थान में, ठीक ना। मुल्तान के कोटला नामक स्थान में किसका जन्म हुआ? तो आपके है ना मोहम्मद बिन तुगलक। मलिक फखरुद्दीन, वास्तविक नाम क्या था बचपन का? मलिक फखरुद्दीन। हाँ, याद रखना है। देखिए, बचपन में ही उसके पिता ने उसे जूना खां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? जब वो छोटा था तो उसे अपने पिता से एक उपाधि मिली, वो है ना, उस उपाधि का नाम क्या था? जूना खां। जूना खां। समझ, जूना में दिक्कत हो गया ना, यहां नहीं लगेगा, खा पे लगेगा, ठीक। तो जूना खां की उपाधि दी और बचपन में ही उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया। उसके पढ़ाई के साथ साथ उसको सैन्य शिक्षा भी दिया गया, है ना। अरबी, तुर्की, इन सभी भाषाओं का बहुत ही जबरदस्त ज्ञान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्राप्त किया। उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। कुल टोटली उसको 22 भाषाओं का ज्ञान था। मोहम्मद बिन तुगलक को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 22 भाषाओं का। बड़ा विलक्षण बालक था। पढ़ाई के मामले में उसमें विलक्षण प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई थी। गुरुजी लोग बड़ा प्रसन्न, अरे ये हुआ बालक, एक बकलोलवा आएगा उधर अकबर, उन बकलोल को पढ़ने में मन नहीं लगता था, है ना। हाँ, पढ़ेंगे मुगल वंश में। हाँ, उस परिस्थिति भी अलग था उसके साथ और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। दोनों की परिस्थितियों में आप देखोगे जमीन और आसमान का क्या है अंतर। परिस्थितियां इंसान से क्या नहीं करवाती। हाँ, बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे समय आते हैं कि हम परिस्थितियों के आगे विवश हो जाते हैं ना, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो हार नहीं मानते हो। विवश होना और हार मानना दोनों में अंतर है। हाँ, एकदम करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, परिणाम की परवाह मत कीजिए। देखिए आगे क्या हुआ। अब इसको बचपन से पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सैन्य अभ्यास में भी मन था। ये एकदम तलवारबाजी, निशानेबाजी, घुड़सवार, ये सब काम में भी रुचि लेने लगा। एक तो पढ़ने में ब्रिलियंट और दूसर का सैन्य व्यवस्था में भी ब्रिलियंट और तीसर का ये अपने पुत्र का अपने पिता का सबसे बड़ा संतान था, है ना। कुल मिलाकर ये लोग 5 भाई थे। अब 5 भाइयों में यह सबसे बड़ा था। यह भी उसकी एक कह सकते हैं कि भाई सफलता का एक रीजन हो सकता है, आगे जानेंगे। देखिए गयासुद्दीन तुगलक जब 1320 में शासक बना, कौन शासक बना? गयासुद्दीन तुगलक, है ना। तो उसने उलुग खां की उपाधि दी। किसको? है ना, मलिक फखरुद्दीन यानी मोहम्मद बिन तुगलक को किसकी उपाधि दी? उलुग खां। किसकी बहू? उलुग खां। ये याद रखना है कि जिस समय गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां को किसकी उपाधि दी? देखिए नाम कितना है। पहले का तो आप जान गए, मलिक फखरुद्दीन, दूसरा का जूना खां, तीसरा उलुग खां। और जब ये खुद शासक बनेगा तो एक उपाधि लेगा मोहम्मद बिन तुगलक की। किसकी उपाधि लेगा वो? मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर यह दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, ठीक ना। चलिए अब इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात
1325 में। कब? 1325 में अफगानपुर की घटना के कारण, पता है, भवन गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? वो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का कहानी पलेन हो गया। तो अब किसको शासक बनाया गया? मलिक फखरुद्दीन को। मलिक फखरुद्दीन ने उपाधि धारण किया सबसे पहले क्या? अपने नाम के साथ बैठा। वो नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम ये करके बैठा? वो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो किसकी गद्दी पर बैठा? तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। राज्याभिषेक के पश्चात उसने दो और उपाधियां धारण की। एक अमीर उल मोमिनीन का, अमीर उल मोमिनीन, और दूसरा उसने अपने सिक्कों पर खुदवाया जिल्ले इलाही। क्या खुदवाया? जिल्ले इलाही, है ना। क्या उसने और उपाधियां धारण की? है ना, अमीर उल मोमिनीन। और जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, है ना, ठीक है। इन उपाधियों को धारण कर मोहम्मद बिन तुगलक कहां बैठा? हो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। जब वह दिल्ली की गद्दी पर, देखिए एक चीज याद रखना है आपको, है ना, कि जो है जब वो गद्दी पर बैठा था ना, तो उसका विरोध किसी ने नहीं किया। उसके 4 भाई थे, परिवार के और सारे मेंबर्स थे, लेकिन किसी ने भी उसके राज्याभिषेक का विरोध नहीं किया। दैट मीन्स वह बगैर किसी विरोध के दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। इसके पहले आप लोग देखिएगा, जितने भी शासक हुए ना, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोध हुआ होगा। इल्तुतमिशवा का देख रहा है ना, उसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। एक को तो चोनहर सब शासक आए, क्या जी, खिलजी वंश में मुबारक शाह खिलजी, अजीबे अजीब था। कौन? मुबारक शाह खिलजी। हाँ, उघारे घूमता था, राजदरबार में उघारे चले आता था। हाँ, तो उसके पश्चात क्या हुआ? यह देखिए, ये भी होशियार था, पढ़ल लिखल था, ये याद रखना। कितने भाषाओं का ज्ञान था वो? इसको टोटली 22 भाषाओं का। कितना? 22 ठो। और बड़ा का ज्ञानी था। हम लोग को तो 2-4, तोरा कई को आता है? भोजपुरी। भोजपुरी तो बोलवे मत करो, चौपट भाषा बहुत जबरदस्त है वो। भोजपुरी भाषा में कोई दोष नहीं, लेकिन गाना सब सुनते हो भोजपुरिया का, अजीब अजीब टाइप का। कौन सी सुनता तू लोग? हाँ, तू लोग कौन सी सुनेगा? और हाँ, सुनो, चौपट हो जाएगा बकलोल, है ना। कौन सी भाभी भौजी, यही सब ना। भाभी को तो लपेटे के रखता है पूरा भोजपुरी वाला, है ना। तो क्या बता रहा था अभी मैं? हाँ, ये जैसे गद्दी पर बैठा ना, ये क्या किया? सब अपना चास्तो, खालाइतो, फुफाइतो, ममाइतो नीचे, दैट मीन्स जो अपने भाई थे, चचा का लड़का, मौसा का लड़का, फूफा का लड़का, मामा का लड़का, सबको इसने कोई ना कोई पद दे दिया। सब खुश, वाह रे वाह, ये हमरा देखो फुफेरा भाई कितना जबरदस्त है, गद्दी पर बैठते ही हमको बड़का बड़का अधिकारी बना दे दिया है। सब चोनहर, सबको जो मतलब सब पढ़ल लिखल को दिया, ऐसा नहीं। देखिए, ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, ये पहला ऐसा जबरदस्त शासक था जिसने योग्यता के आधार पर क्या किया? योग्यता के आधार पर सरकारी पदों को प्रदान किया, ना कि भाई सिर्फ और सिर्फ
मतलब धर्म या जाति को उसने आधार बनाया पद के मतलब जो है प्रदान करने के लिए, ऐसा नहीं था। उसके भाई लोग भी पढ़े लिखे थे बाबू, तब प्रदान किया। ऐसा नहीं कि आया उठाया आई तो आओ तुम मेरा चास्तो भाई है, तुमको राजा बना देते ये सब, या सूबेदार बना देते, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, और तो और देखो इसने क्या किया, धर्म को राजनीति से अलग रखा। इसके पहले भी थे अलाउद्दीन खिलजी। देखो जिस व्यक्ति ने ना धर्म को अपने सिद्धांतों से दूर रखा है, इतिहास आज उसको याद करता है, इतिहास आज उसकी प्रशंसा करता है। इसका रीजन है ना, आप जो ना क्षेत्र में जाओगे और सोच लोगे कि वहां के मेजोरिटी को हम पूछ कांच के अपना इतिहास बना लेंगे, तो इट कांट बी पॉसिबल। बेसिकली इंडिया के संदर्भ में तो पॉसिबल ही नहीं। भारत बहुत से धर्मों की भूमि है। यहां आप तभी सम्मान पा सकते हो बाबू जब आप सबका सम्मान करोगे। हम भारतीयों ने सबको अपनाया है, सुने हो ना, वसुधैव कुटुंबकम। हम इस सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रतिपादक है, वादक है, तो इसका मतलब ये ना है कि तू आएगा हमको पूछेगा तो हम हाथ में हाथ धर के बैठल रहेंगे ना बबुआ, भयानक मार मारेंगे। बाहुबली देखे हो ना, हाँ, कोना घुलटा घुलटा के मारता काल के पहले एक बार। हाँ देखो, शुरू में ना असत्य हमेशा लगता है कि विजित हो रहा है, लेकिन बाद में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। है ना, सत्यमेव जयते, दैट इज आवर नेशनल सेंटेंस। एकदम याद रखना, अंततः विजयी कौन होता है? सत्य। तो इसने क्या किया, अपने सारे रिश्तेदारों को पद दिया। पद जो प्रदान किया किसके आधार पर? जो योग्यताओं के आधार पर। उसके पश्चात इसने सभी धर्म के लोगों को अपने यहां राज्य आश्रय दिया। इसने उलमाओं के प्रभुत्व को नकार दिया, है ना, बोला हम कोनो उलमा को ना मानते हैं। उलमा कौन चीज होता है? उलमा इस्लाम धर्म में एक धर्म प्रधान व्यक्ति है बहुत। खलीफा और उलमा इस्लामी कानून बनाता था, शरीयत डिसाइड करता था, द डिसाइडर ऑफ रूलर। शासकों के निर्णय निर्धारित करता था कि शासक कोना तरीका से शासन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक बोला हमको भाई ये सबसे मतलब ना है, हाँ हम एकदम अलाउद्दीन खिलजी के तरह, हम अपने छल कल बल बुद्धि विवेक से शासक बने, तुम्हारे ज्ञान से शासक नहीं बने। अतः हम इन सभी तथ्यों को मानने वालों में से नहीं। देखो हिंदू धर्म जो था ना, या फिर जैन धर्म, इसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था। कौन कौन सा धर्म? एक तो हिंदू धर्म, और दूसरा का जैन धर्म। ये दोनों धर्म ऐसे थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विकास की ओर उन्मुख हुए, पर दोनों बहुत पहले से है भारत में। हाँ, दोनों क्या है, वो बहुत, हिंदू धर्म तो जान ही रहे हो, इसको आप कहते हो कि भाई दुनिया का सबसे प्राचीन रिलीजन। जैन धर्म, द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन ऋषभदेव, पढ़ाए थे ना ओल्ड हिस्ट्री में जी। हाँ, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, बोल बबुनी तू बोल, ई मोटी डबल यू यू, बताओ तुम, हाँ तुम ही खड़े हो जाओ, बताओ कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए? कौन सी करती है घर में? कौन सी करती हो? क्या करते हो? पता नहीं है बाबू सोना, वही पता होना चाहिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर इधर बोलिए जी। हाँ, कौन थे? महावीर स्वामी। चलिए
तो इसने सबसे पहले तो हिंदू धर्म के बहुत सारे लोगों को अपने राज दरबार में नौकरी दिया। साईं रास, धारा और रतन इसके दरबार के प्रमुख मंत्री थे जो हिंदू थे। आपको इसके पहले कोना सल्तनत के किसी शासक के दरबार में हिंदू मंत्री नहीं दिखेगा जल्दी, लेकिन इसने क्या किया, हिंदू मंत्रियों को भी अपने राज दरबार में शामिल किया, क्योंकि ये जान रहा था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और यहां अगर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करनी है तो हिंदुओं को प्रसन्न रखना होगा। हालांकि वह इन सभी चीजों में असफल रहा, लेकिन सोचो अभी आगे हम लोग जानेंगे कि अगर मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं सफल हो गई होती तो संभवतः आज हम मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का एक प्रसिद्ध शासक कहते। और यह जबरदस्त किया था वो, जानो चलो आगे जानते हैं एक एक करके। तो इसके पश्चात इसने जैन धर्म के भी बहुत सारे लोगों को क्या दिया, प्रश्रय दिया, है ना, क्या दिया, बहुत सारे लोगों को, जैन धर्मावलियों को भी अपने राज दरबार में प्रश्रय दिया। इसने प्रमुख जैन विद्वान जीन प्रभा से आधी रात बातचीत की और अगले दिन उनको बहुत सारा धन, 1000 गाय और संपत्ति देकर या उपहार देकर विदा किया। दूसरे प्रमुख जैन गुरु जिम्भूजी से इनकी वार्तालाप हुई। जब बीच बीच में चले जाते थे उनसे बतियाने के लिए, उनको भी बहुत सारा गिफ्ट देते थे, उपहार वगैरह समय समय पर दिया करते थे। इनके दरबार में एक दरबारी था जो जैन धर्म को मानता था, जिसको इन्होंने संरक्षण दिया था, जिसका नाम था राजशेखर। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हाँ, पीसीएस बहुत बार पूछा है कि प्रसिद्ध जैन विद्वान राजशेखर किसके राज दरबार में था। सब मार देता है उधर के शुरू वाला में, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हाँ चंद्रगुप्त, लेकिन था कोना के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक। छटपटाना नहीं है बाबू, आपको जान लेना है कि राजशेखर कोना के दरबार में था, मोहम्मद बिन तुगलक। राजशेखर के साथ क्या लगा रहेगा, प्रमुख जैन विद्वान। ये बढ़िया से दिमाग में सेट करके रखिएगा, ठीक। लेट्स चले आगे। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह सूफी संतों से भी बहुत प्रेम करता था। उसने अपने आप को प्रमुख सूफी संत अलाउद्दीन का शिष्य मान लिया था। उसने कई बार निजामुद्दीन औलिया के दरगाह की जियारत की, गए वहां। उसके पश्चात जो है उन्होंने उनके लिए या बहुत सारे सूफी संतों के मकबरे भी बनवाए। यहां तक कि उसने अपने गुरु अलाउद्दीन के मृत्यु के पश्चात उनका मकबरा भी क्या किया, तैयार करवाया। उसके पश्चात जो है बहुत सारे कार्य उन्होंने सूफी संतों के लिए किया, बहुत सारा दान भी वो दिया करते थे। लेकिन कुछ सूफी संत उनके प्रबल विरोधी थे, है ना, जैसे नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी। हाँ, ये जीवन पर्यंत इनका विरोध करते रहे। आगे वो और आएगा बुरहानुद्दीन, तो उसके विरोध का कारण था वो। लेकिन नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी उनका विरोध जीवन पर्यंत करते रहे। आगे बताएंगे जब आपको मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बेसिकली जो है जब मैं ईद गिद के बारे में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा वहां पर आपको संस्कृति इत्यादि में कि कितने प्रमुख सूफी संत हुए और उनका कार्यकाल क्या क्या था। हाँ, चलेंगे, हम चर्चा करेंगे निजामुद्दीन औलिया, जिनका संबंध किससे, गयासुद्दीन तुगलक से। दिल्ली दूर हस्ते, पढ़े हो ना। हाँ, तो बाबू अब चलिए आगे क्या है। आगे है, देखिए बहुत सारे विद्वानों का गढ़ था
मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज दरबार था वो कई विद्वानों का गढ़ था। सही में इब्न बतूता, हाँ ठीक पकड़े हो, इब्न बतूता। कहां से आया था इब्न बतूता? मोरक्को के तेजियर नगर से। कहां से? कौन चीज से आया था? हवाई जहाज से। उस समय हवाई जहाज कहां था जी? किससे आया था? पानी के जहाज से ना बबुआ, पानियों के जहाज से ना आया था, पैदल आया था। कितना ईस्वी में आया था? 1333 में। कब आया? 1333 में। हाँ 9 ईयर तक रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में कितने वर्षों तक रहा? 8.5 से 9 साल तक काजी के पद पर रहा था। काजी न्याय विभाग के प्रधान को कहते हैं। हाँ काजी के पद पर रहा और उसकी ही रचना है, उसकी प्रमुख है ना किताबुल रहला, रहला के नाम से जानते हैं, इसकी भाषा अरबी है बाबू। इसी ग्रंथ से बेसिकली हमें मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक जीवन की जानकारी मिलती है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन को जानने के लिए ना बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे पास, बहुत सारे इतिहासकार उसके राज दरबार में मौजूद थे। इसामी, बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, बहुत सारे लेखक और जो विद्वान थे वो किसके दरबार में थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। हाँ मोहम्मद बिन तुगलक का दरबार भी विद्वानों का गढ़ था। कौन सी नाम रख? विद्वानगढ़। हाँ विद्वानों का गढ़ रहेगा तो विद्वानगढ़ नाम रख दो ना बगलो, है ना? तो देखिए इसामी और वर्णी कहता भी है, क्या कहता? धार्मिक जो है ना क्षेत्रों में, खासतौर पे हिंदुओं के धार्मिक क्षेत्रों में अधिक इंटरेस्टेड रहने के कारण इसामी क्या कहता है कि यह एक अधर्मी शासक था। दैट मीन्स भाई जो ना इस्लाम की रक्षा करे, हिंदुओं को कूच कांच दे, वो धर्मी है, और जो ना करे तो वो विधर्मी है या अधर्मी, ऐसा होना चाहिए न बकलो। ये दोनों लूल था। तारीफ कम किया है, डुबाने का प्रयास ज्यादा किया है। ऐसा नहीं है बाबू, हम किसी के धार्मिक व्यवस्था को ठेस पहुंचा के कभी महान नहीं बन सकते। ये नहीं कि हम भाई पावरफुल है तो हम दूसरे को चौपट कर दें। जितना आप दूसरे को चौपट करोगे ना, इतिहास आपको चौपट कर देगा। सदी का प्रमाण रहा है। बहुत सारे धर्म देखोगे आज पतन की ओर उन्मुख है। जहां धार्मिक क्रिया कट्टरपंथता की भावनाएं ज्यादा थी, आप देखोगे वहां धीरे धीरे पतन होता चला गया। कोई भी धर्म हो, मैं किसी एक धर्म विशेष को इंडिकेट करना नहीं चाहता हूं। आप किसी भी धर्म को लीजिए, जब वो अति हुए, दैट मीन्स जब उनकी संख्या ज्यादा हुई हो और उन्होंने किसी दूसरे धर्म पर अत्याचार किया, तो आप देखिएगा ना कि धीरे धीरे उन क्षेत्रों में नहीं चाहते हुए भी उन धर्मावलियों का क्या हुआ? पतन हुआ है। हाँ ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्योहार भी मनाता था बड़े जश्न से, बड़े उल्लास से। वो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। बताओ कितना न्यायप्रिय शासक था वो। हाँ देखिए, तब भी इनको पगला शासक कहा जाता। काहे? अभी जानेंगे आगे। पगलेट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो अब देखिए आगे क्या है। जब ये शासक बना ना, तो इसने कई प्रकार के कार्य किए। क्या किए बबुआ मेरे? कई प्रकार के कार्य किए, कई प्रकार के अभियान किए, कई प्रकार की योजनाएं बनाई। लेकिन उसमें से सबसे 5 गो ना बड़ा फेमस है इनका, है ना, इनकी नवीन योजनाएं, है ना। जो मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाएं, नया 5 ठो नया योजना था, नया बनाया, जो इसके पूर्व के शासकों ने नहीं बनाया था। लिख देते नई योजनाएं, नई योजनाएं। अरे नई का लिखते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक
की नवीन योजनाएं। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 नवीन योजनाओं का सृजन किया था, मतलब रणनीतियां बनाई थी, है ना। देखिए, उनकी जो सबसे पहली रणनीति थी ना, नंबर 1 में, वो था दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। अब भाई सवाल उठता है कि दोआब को चीज किसको कहते हैं हम, दोआब, है ना। तो वैसा प्रदेश जो 2 नदियों के बीच स्थित हो, है ना। कितने नदियों के बीच? 2 नदियों के बीच स्थित हो, यानी 2 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को ही हम दोआब कहते हैं। और ये क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है बाबू। क्या होता है? काफी उपजाऊ होता है। अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहला कार्य क्या किया? उसने दोआब में लगान बढ़ाने की योजना की। देखिए, दुर्भाग्य से जिस समय उसने दोआब पर लगान बढ़ाया, किस पर लगान बढ़ाया? दोआब पर, उस समय जो है वहां अकाल पड़ा। 1/10 से 1/20% तक, 1/10 से कितना तक? 1/20% तक उसने लगान बढ़ाने की योजना बनाई। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि जिस समय भाई वो लगान बढ़ा रहा है ना, उस समय दोआब में अकाल आ गया है। क्या आ गया था? अकाल। और इस अकाल के कारण जो हुआ, ये जो लगान की राशि बढ़ाई गई ना, ये किसानों पर अतिरिक्त बोझ के रूप में आया। अब भाई जिस समय राज्य से हमें राहत चाहिए, हम भूखे मर रहे हैं, उसी समय आप ऐलान कर दो कि भाई अब आपको एक्स्ट्रा लगान देना होगा, तो क्या होगा? डेफिनेटली विरोध होगा। और वहां के किसानों ने क्या कर दिया? दोआब के किसानों ने विरोध कर दिया। वो समझ गए कि अब हमारे पास मरने के सिवा कोई भी मतलब विकल्प नहीं है। जो ना फसल थोड़ा बहुत बचल भी था ना, उसको आग लगा दिया उन लोगों ने। बोला भाई हम राजा को टैक्स नहीं देंगे, जला देंगे, लेकिन भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपने शासक को टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि इतना बेवकूफ शासक हमने आज तक नहीं देखा। अब बेचारा मोहम्मद बिन तुगलक को पता ही नहीं था कि भाई वहां अकाल है। अब देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग, सेना वहां जाए, किसान हमला कर दे, घुलटा दे 2-4 गो सैनिक को। मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि किसान लगान देना नहीं चाहता है, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक एक विशाल सेना के साथ वहां गया और उसने समस्त किसानों को कूच कांच के उल्टा दिया, सबको मार डंगा के बराबर कर दिया। हजारों निर्दोष किसान मोहम्मद बिन तुगलक के इस अभियान में क्या हो गए? मारे गए। लेकिन क्या दोआब में कर वृद्धि सफल हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बबुआ मेरे? क्योंकि वहां उस समय, जिस समय लगान बढ़ाया गया था, उस समय वहां अकाल की स्थिति थी। किसकी? अकाल की। हाँ, अब देखिए, इसने दूसरा जो योजना बनाया ना, ईठो आप लोग जान रहे होंगे, है ना। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित करने की योजना 1326-27 के दौर में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि हम अपनी राजधानी दिल्ली से कहां लेके जाएंगे बबुआ? तो दौलताबाद।
नगारा पिटवा दिया, बोला चलो सब हड़हड़ैले दौलताबाद पहुंचो। नगर के प्रजा को आदेश दिया गया कि समस्त प्रजा कहां मिलनी चाहिए, मुझे दौलताबाद में। जो ना दिल्ली में दिख गया ना तो उसका क्या हाल करेंगे वो भविष्य बताएगा। डर से प्रजा सब कुछ छोड़ छाड़ के कहां के लिए निकल गई, दौलताबाद के लिए निकल पड़ी। पूरा नगर खाली हो गया, नगर में कोई नहीं बचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा सैनिकों को जाओ भाई थोड़ा नगर घूम घाम के आओ, देखो कोई है क्या। तो सैनिकों को 2 ही लोग मिले जो नगर में बचे हुए थे, एक आन्हड़ था और दूसरा लांगड़ था। आन्हड़ मतलब अंधा, ब्लाइंड है ना, और लांगड़ मतलब लंगड़ा, फिजिकली हैंडीकैप्ड, शारीरिक रूप से विकलांग। दोनों को पकड़ के लाया मोहम्मद बिन तुगलक के सामने, लाया, प्रस्तुत किया गया। दोनों को पता है क्या किया, दोनों को 2 तरह का सजा दिया। एक वो जो आन्हड़ था, लांगड़ था, उसको तौक में बांध दिया, मंजनी कहा जाता था उसको, उड़ा दिया उसको, ले जो तू, हाँ उड़ा दिया उसको। उसमें बड़ा सा गोला फेंकने वाला होता है, तौक ही टाइप का कह सकते हैं, हाँ उसी में बांध के कुंजी किया, उसको फेंक दिया, उड़ गया। और दूसरे का को कुंजी किया जो आन्हड़ था, उसको बांध दिया घोड़ा के पीछे रस्सी से, टंगरी में रस्सी बांध दिया, बोला घसीटते हुए इसको दौलताबाद लेके जा। 1 महीना के बाद जब दौलताबाद पहुंचा घोड़ा तो देख रहा है कि उसका खाली जो है ना टंगरी बचा है, बाकी सब बॉडी का पार्ट पुर्जा जो है कहां रह गया। तो वो रास्ते में ही रह गया था। इतना भयानक शासक था वो। देखो दोआब में किसानों को क्या किया था, कूच काट दिया है ना। उसके बाद क्या किया, यहां भी निर्दोष मतलब निर्ममता से मार दिया उसने। अपने शत्रुओं को वो कभी भी बख्शता नहीं था, छोड़ता नहीं था, भयानक से भयानक दंड देता था। इस कारण से इतिहासकार उसको रक्त पियासु शासक भी कहता है, ब्लड ड्रंकेड, रक्त पियासु शासक कहकर भी उसको क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए सल्तनत के किस शासक को हम रक्त प्यासु कहकर संबोधित करते हैं, तो क्या जवाब दोगे आप? किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको बाबू? मोहम्मद बिन तुगलक को। हाँ, अब देखिए तो जैसे सारी प्रजा जो है दौलताबाद पहुंचने वाली थी कि उसको पता चला कि दौलताबाद में ना प्लेग फैल गया, भयानक महामारी। महामारी में बहुत सारे सैनिक भी क्या हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक के शहीद हो गए, भुलट गया, बहुतों को फ्लैग हो गया, सारे सैनिक लोग भुलट गए। जब इस बात की सूचना इस बात की सूचना मोहम्मद बिन तुगलक को मिली तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि भाई अब लौट आओ, आ जाओ घूम के, कौन जरूरी है यार, फ्लैग फैला हुआ, चलो। तो इस तरह से वो लौट कर कहा है, प्रजा को लौटने का आदेश दे दिया। अब लो भाई पहुंच गए सारे लोग, अरे बोल रहा घूर जो रे, घूर जो, घूर बकलोल, घूर। बोला बकलोल हम नहीं है राजा जी, सुल्तान जी, बकलोल आप। एक बार बोलते जाइए, दूसरा बार बोलते घूम के आइए। एक और कारण था, तमिलनाडु में मावड़ नामक स्थान पे जो है ना, वहां विद्रोह कर दिया था वहां के स्थानीय लोगों ने। इस कारण से भी दौलताबाद अब सुरक्षित नहीं रह गया था। लेकिन आप सोचोगे ना कि सर ये दौलताबाद जाने के लिए बोला काहे था, कि कोनो बकलोल था का? नहीं, वो बकलोल नहीं था, बहुत होशियार था। देखिए उधर जो दिल्ली था ना, अब देखिए आप समझिए, आपको मैं फिजिकली समझा रहा हूं, प्रैक्टिकली। ये हमारा आधुनिक भारत, कोना भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का दिल यानी दिल्ली यहां है, इधर है ना जी, थोड़ा पंजाब में घुस गया, ये है दिल्ली।
अब बताइए इधर इधर से मंगोल आक्रमणकारी हचाक से आक्रमण करते थे। या बगले में दिल्ली, जहां अब देखिए यहां से कितना नजदीक है दिल्ली पहुंचना, तो आसानी से मंगोल आक्रमणकारियों से मतलब क्या आक्रमण करके दिल्ली को मोहम्मद बिन तुगलक से छीन सकते थे। और राजधानी ना मेल होता था बबुआ लोग एंड बबुनी लोग, राजधानी गया शासक की सत्ता गई, सब खत्म। तो अब देखिए दूसरा का क्या था कि यहां से देखिए कितना दूर है साउथ, सारे इधर के नजदीक है, लेकिन इधर वाला कितना बहुत दूर है। तो बोला हाई चूंकि यहां पे बनाइए राजधानी, बीच में सेंटर था ये, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को आसानी से जोड़ के रखा जा सकता था। यहां से देखिए चारों दिशाएं नजदीक है ना। एक और रीजन था, वो कौन रीजन था, आप देखिएगा कि नॉर्थ इंडिया से ना वो साउथ इंडिया आपको ज्यादा डेवलप मिलेगा, विकास ज्यादा होता है वह, है ना। तभी तो दोआब जो यहां था, इस दोआब पर टैक्स लगाया था, लेकिन क्या वह टैक्स सफल हुआ? नहीं हुआ था। जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया उसमें उसे सफलता नहीं मिली, विद्रोह भी हो गया, है ना। और उसके बाद राजधानी हस्तांतरण की क्या है, जो उसकी मतलब सोच थी वह भी सफल नहीं हुआ, उसकी दो पहली योजनाएं असफल हुई। लेकिन राजधानी हस्तांतरण का एक लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? तो जानिए इस लाभ के बारे में। देखिए बहुत सारे जो विद्वान लोग थे ना, वो डगरते डगरते आ गए दौलताबाद, लेकिन वह थे गरीब। अब उनके लिए दौलताबाद से लौटकर वापस दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं था, जिसमें एक थे प्रमुख सूफी संत बुरहानुद्दीन, प्रमुख सूफी संत बुरहानुद्दीन, ऊंची बोल दिए थे बुरखाउद्दीन, अरे बुरहानुद्दीन, हाँ बुरखा, वही बुरखा को लड़की लोग पहनती, हाँ बुरहानुद्दीन। हाँ ये नामों ससुरा सब अजीबे रखता है, अजीब हाल है, उन्हें बढ़िया बढ़िया नाम रखना चाहिए, है ना। तो बुरहानुद्दीन जी ने सूफी संत बुरहानुद्दीन ने क्या किया, तो वहीं ठहरने का मन बना लिया, बोला हम अब भाई यहीं रहेंगे। और दौलताबाद को ही उन्होंने अपनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना लिया। इनके ही कारण दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में दौलताबाद यानी देवगिरी, है ना, किसका, इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल बनकर उभरा, है ना। ये इसमें बुरहानुद्दीन की बहुत बड़ी भूमिका। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने तीसरी योजना बनाई। उसकी तीसरी और सबसे प्रमुख योजना जो थी वह थी सांकेतिक मुद्रा का चलन। कैसी मुद्रा? सांकेतिक मुद्रा का चलन। अब भाई आप जानना चाहोगे सांकेतिक मुद्रा क्या है? आज का सिक्का देखा है आपने ना, हाँ सिक्का, इसमें आप क्या देखते हो? आपने देखा होगा इसमें कि भाई भारत का जो है वो जो क्या है राष्ट्र चिन्ह है वो छपा रहता है। इधर आप देख सकते हो गेहूं की बाली, इधर हैंड देख सकते हो आप, इस टाइप के कुछ भी आपको यहां दिख जाएंगे। नीचे सत्यमेव जयते या इस टाइप का कुछ लिखा हुआ होता है, 1 रुपया 5 रुपया। तो इस टाइप में आप देखोगे ना कि जो इसमें लिखा हुआ होता है ना वो उकेड़ा हुआ होता है। उकेड़ना का मतलब आपको वो बिल्कुल प्लेन नहीं दिखेगा। हाँ, तो जब ऐसी मुद्राएं बनाई जाती है ना, वो तो ऐसे सिक्कों का निर्माण किया जाता है, तो इसको हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। हाँ, अब इसके पूर्व जो सिक्के थे ना उसमें कुछ इस टाइप का छपाई नहीं किया जाता, कुछ खुदवा दिया जाता था, कोई नाम लिखवा दिया जाता था, खलीफा या खलीफा के पैग ये वो ऐसे इस टाइप के लिखवा दिए जाते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा का
चलन किया। भाई चलाया सांकेतिक मुद्रा को, स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के और पीतल यानी तांबा के सिक्के चलाए गए। इन सभी धातुओं से सिक्के बनाए गए, स्पेशली चांदी के सिक्कों का वर्चस्व था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत अधिक मात्रा में सिक्के ढलवाने के लिए चांदी क्या किए थे, जमा किए थे। लेकिन भाई उसकी यह योजना भी क्या हुई, सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय के जो सिक्के होते थे ना, इस पर राशि का कोई नियंत्रण नहीं होता था और इसे आसानी से कहीं भी बनाया जा सकता था, यानी किसी भी टकसाल में ढाला जा सकता था। सिक्का बनाने के लिए जो मतलब उद्योग लगाया जाता है ना, उसको हम टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। और उस समय के जो टकसाल होते थे, जो सिक्के होते थे, जहां सिक्कों को बनाया जाता था, तो सिक्कों में कोई पेचीदा डिजाइन नहीं होता था, कोई हार्ड डिजाइन नहीं होता था, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति टकसाल बनाकर वहां अपने यहां इन सिक्कों का निर्माण कर सकता था। तो उस काल के जो हिंदू लोग थे, जो स्पेशली वैश्य वर्ण के लोग, इन लोगों ने क्या किया, अपने यहां टकसाल लगा लिया और धड़ाधड़ सिक्का बनाने लगा और मार्केट में उसको अवेलेबल करा दिया। अब पता नहीं चल रहा मार्केट में कि कोना ओरिजिनल है और कोना डुप्लीकेट। अब किसान जमींदार क्या करने लगे, इन्हीं जाली सिक्कों से लगान की राशि अदा करने लगे। अब महाराजा चौपट, अरे भाई हम चलाए 2000 का, मार्केट में चल रहा है 2 लाख का, ये कैसे हो गया? तो इनकी यह योजना भी सफल नहीं हुई। लेकिन हाँ, बाद के शासकों के लिए यह योजना काफी कारगर साबित हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सही साबित नहीं हुआ हो, अलग बात है, लेकिन आप बाद के शासकों के काल में देखोगे कि उनके समय में यह योजनाएं क्या रही है, सफल रही है। क्योंकि तुगलक ने जो गलतियां की ना, उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन सभी तथ्यों को सुधारा और तब जाकर उसे अपने राज्य में चलन में लाया। आप लोग एक प्रश्न सुने होंगे बार बार, आपसे किसी ने पूछा होगा कि बबुआ बताओ, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? Why do we read history? हम क्यों पढ़ते हैं इतिहास? क्या वास्तविकता है इतिहास के अध्ययन का? क्या जरूरत है हमें इतिहास को पढ़ने? तो आपको उत्तर मिलेगा कि बीते हुए समय में घटित घटनाओं या उस समय में जो गलतियां हुई है ना, उन गलतियों से सीखकर हमें आने वाले समय में अपने आप को नए तरीके से तैयार करना है। यानी इस तरीके से कि हम उन गलतियों को दोबारा न करें। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम उन गलतियों को समझते हैं, सीखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या गलतियां की और उन गलतियों को हम दोबारा फिर करना नहीं चाहते। जब हम उन गलतियों को नहीं करेंगे तो जहां हमारे पूर्वज असफल रहे वहां हम सफल होंगे, है ना। समझ में आया? क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़े तो अब देखिए, इसका जो चौथा योजना था, ये जो चौथी योजना थी इसकी चौथी योजना थी खुरासान विजय की। ये एक अभियान था बाबू, खुरासान अभियान। तो खुरासान, अब भाई एक सवाल हमारे मन में बनता है कि ये खुरासान कहां है? ये संभवतः मध्य एशिया में स्थित था। मध्य एशिया का एक प्रांत था। आज जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का शासक था, उस समय यह क्षेत्र शासक विहीन था।
दैट मीन्स यहां तनाव की स्थिति थी, यहां शासक कमजोर हो चुका था। इसका लाभ मोहम्मद बिन तुगलक उठाना चाहता था। वो चाहता था कि इस प्रांत पर वह अधिकार कर अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार दूर दूर तक करे। देखिए, इतिहासकार वर्णी कहता है, इतिहासकार वर्णी कहता है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की जो सोच थी ना, मोहम्मद बिन तुगलक की जो सोच थी ना, वह विश्व को जीतने की थी। वो विश्व का कोई भी हिस्सा नहीं था जिसे अपने प्रभुत्व से बाहर जाने देना चाहता था। लेकिन क्या उसकी यह इच्छा पूरी हुई? नहीं हुई। वो विश्व के थोड़े से हिस्से को भी जीत नहीं, ज्यादा हिस्से को वह जीत नहीं पाया। हालांकि तुगलक काल में उसकी सीमा सबसे अधिक विस्तृत थी, लेकिन वह इन हिस्सों से ज्यादा और कुछ जीत नहीं पाया। तो खुरासान अभियान के लिए उसने क्या किया? फुल्ली तैयारी किया। 3,70,000 सेनाएं बहाल की उसने, ताकि खुरासान को वह जीत सके। सेनाओं को 6 माह पूर्व वेतन दिया गया, एडवांस सैलरी। ले बबुआ, जाके दे दो अपनी घरवाली को। तू 6 महीना बाहर रहेगा तो तेरा घरवाली बाल बच्चा सब कौन ची खाएगा? जाओ दे दो। तो दे दिया सबको ले जाके। अब समस्या हो गया क्या? जब सैनिक लोग बहाल हो गया, अब निकलने वाला है, तो पता चल रहा है कि मिस्र और जो ईरान के शासक थे, दोनों के बीच संधि हो गया है। आज दोनों ने उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। अब कौन सी करेगा मोहम्मद बिन तुगलक? दो हटाओ, इस अभियान को भी क्या करो? कैंसिल करो। क्या करो? कैंसिल। अब देखो भाई, इतना बड़ा अभियान आपने 3,70,000 सेना बहाल किया है, और उसके बाद सबको 6 महीना का सैलरी, और सबको नौकरी दिया है, और सबको नौकरी से निकाल दोगे तो कौन चीज सोचेगा? गरियाएगा ना जी। हाँ, जैसे अभी देख लो, कौन चीज लाएगा मोदी जी? 4 साल वाला सेना के लिए अग्निवीर। हाँ, अब पता नहीं वो ये फायदेमंद होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि इसमें गवर्नमेंट को ज्यादा तितर बितर नहीं करना चाहिए था। जैसे चल रहा था वैसे चलते रहने देना चाहिए था। अब बताइए ना, आप सेना को देश की क्या मानते हैं? मैं तो देश की धड़कन मानता हूं कि भाई सेना है तो देश है, और सेना नहीं है तो देश नहीं। देश की जो तो सबसे बहुमूल्य संपदा है ना, एक जवान और दूसरा किसान, जिसके बगैर हमारा यह राष्ट्र अधूरा है। अब इसके जो है क्या बोले, अब एक देखते हो ना, एक पॉलिटिशियन एक दिन का अगर वो एमएलए बन जाए या एमपी बन जाए तो पूरा जिंदगी उसको पेंशन मिलता है। एक दिन के लिए अगर आज उसको मंत्री बना दो और कल वो इस्तीफा दे दे, या फिर कल हटा दिया जाए उसको, या उसकी सरकार गिर जाए, जीवन पर्यंत उसको पेंशन मिलेगा। एगो सैनिक को आप 4 साल के लिए रख ले, क्या यह उचित है? ना बबुआ। देश के लिए मर मिटने वाला, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर देने वाले इंसान के साथ आप ऐसा करें, मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित होगा। चलिए आगे। तो खुरासान अभियान भी क्या रहा? असफल रहा। अब इसके पश्चात एक और अभियान बच जाता है, वो जिसका नाम है कराचील अभियान। कौन सा अभियान? कराचील अभियान। है ना? यह जो क्षेत्र है ना, वो संभवतः चाइना और भारत के बीच के तराई इलाकों में पड़ता है, कुमाऊं की पहाड़ियों के घाटियों के आसपास।
इस क्षेत्र को जीतने का प्रयास किया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके पूर्व किसी भी शासक ने इस क्षेत्र की ओर क्या नहीं दिया था? ध्यान नहीं दिया था। क्यों ध्यान नहीं दिया था? इसका रीजन था, क्योंकि यह क्षेत्र घाटी में पड़ता है और यहां दो हिंदू शासकों का क्या था? शासन था। खुसरो खान के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना भेजी। तिब्बत होते हुए यह सैनिक आगे बढ़े, है ना। तिब्बत को उन्होंने जो है तिब्बत के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने जीता, लेकिन इतिहासकार वर्णी ऐसा कहता है कि अत्यधिक वर्षा या फिर मार्ग भटक जाने के कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक की सेना तितर बितर हो गई और वहां के आदिवासी नागरिकों ने सेना पर आक्रमण करके उसका काम क्या कर दिया? तमाम कर दिया। यानी कराचील के जो लोग थे वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित थे, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक की सेना परिचित नहीं थी। अब को ना दिल्ली वाला को ला लोगे, सीबीएसई वाला, हाँ सीबीएसई के नाम से फेमस है। कोना फेमस किया है जी? हाँ हमारे गुरुजी ने, है ना, बिहार के गुरुजी ने। उस सीबीएसई वाला को लाके बोलो कूद रे बबुआ, कूद नदी में कूद, कौन सी होगा? डूब के मर जाएगा वो लोग पानी देखा है? नाला वाला पानी देखा है? नदी देखा है उन लोगों ने? बहुत कम, नहीं के बराबर। देखा भी है तो उसमें वो तैरते थोड़ी ना। गांव के बच्चे लोगों को ले लो, दिन में 6 बार डुबकी मार के आएगा। हाँ, तो कराचील अभियान भी क्या हो गया? विफल हो गया। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि कराचील अभियान के बाद वहां के शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक से क्या कर लिया? संधि कर लिया और वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। लेकिन हम मान सकते हैं कि इनका ये 5वां अभियान क्या रहा? असफल रहा। अपने सभी योजनाओं में असफल रहने के कारण इनका जो ये था ना, जीवन हास्य पद सा हो गया था। लोग इनका मजाक उड़ाते थे। हालांकि इनका जो व्यक्तित्व है, मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व, किसका व्यक्तित्व? मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व। यह एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अपने पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? तो महत्वाकांक्षी था। दैट मीन्स अपने विकास के लिए हमेशा सोचा करता था, कुछ नए नए प्रयोग करता था। और यही चीजें तो है जो इंसान को दूसरों से क्या बनाती है? अलग बनाती है। लेकिन इसमें ना वो इसके बावजूद कुछ कमियां थी। इन्हीं कमियों के कारण यह अपने जीवन में क्या रहा? असफल रहा, है ना। सबसे पहले तो यह क्या था? क्रोधी था। क्रोधी, अविवेकी। दैट मीन्स छोटी छोटी परिस्थितियों में, विपरीत स्थितियों में यह अपना धैर्य खो देता था, विचलित हो जाता था और छोटे छोटे अपराध के लिए क्या करता था? लोगों को कड़ा से कड़ा दंड देता था, है ना। उसे मौत के घाट उतार देता था, उसका सर धड़ से अलग कर देता था। तभी तो बहुत से इतिहासकारों ने इसे रक्त प्यासु कहकर क्या किया है? संबोधित किया है। और यह एक स्वप्नशील व्यक्ति भी था। दिन में सपना देखता था। बोलते हैं ना, दिन में सपना देखते हो क्या? बिहार में कहावत कि जो ना सपना आप दिन में देखोगे वो ऊपरे ऊपरे निकल जाएगा, पूरा हो जाएगा। कोना बोला पूरा हो जाएगा? सच में। हाँ, इस स्वप्नशील, अरे देखेगा, मेहनत करेगा तब ना पूरा होगा। बकलुलवा ने खाली देखता था, उसको सही तरीके से क्रियान्वित करोगे तब ना। हाँ, ये डिसीजन अपना तुरंते चेंज कर लेता था। इसीलिए इसको पगलेट सुल्तान यानी पगला सुल्तान भी कहा जाता है। तो ये सारी बाबू इसके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी जो आपको क्या रखना है? याद रखना है। कोई दिक्कत यहां तक?
चले आगे, कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल दिमाग में एडजस्ट हो जाना चाहिए बबुआ मेरे। देखिए अब जो है ना, अब हमें जानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से स्थापत्य संबंधी कार्य किए। देखिए उन ज्यादातर मोहम्मद बिन तुगलक ने ना कोई खास स्थापत्य संबंधी काम नहीं किया था, सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, उसने जहांपना, दिल्ली के पास एक नगर बसाया हो जिसका नाम था जहांपना। कहां पर बसाया इसने? दिल्ली के पास। किसके पास? दिल्ली के पास। आपको बस यही याद रखना है, इससे ज्यादा इसने कोई भी और प्रमुख स्थापत्य से संबंधित कोई दूसरा प्रमुख कार्य नहीं किया है। अब देखिए, अब भाई एक समस्या है यहां, आप देख रहे हो कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो राज्य की सीमाएं थी ना, वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। अब देखिए सिर्फ ये जो प्रदेश था आपका, और संभवतः ये सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां मोहम्मद बिन तुगलक का शासन नहीं था, नहीं तो अधिकांश भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना क्या किया था? साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हालांकि इसी के समय में तुगलक वंश का पतन भी आरंभ हुआ है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही क्या हुआ? इस वंश का पतन आरंभ हुआ, लेकिन इसकी साम्राज्य की सीमा दूर दूर तक थी। अब जब इतना बड़ा साम्राज्य है भाव, तो विद्रोह तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बीच बीच में बहुत सारे शासकों ने क्या किया? विद्रोह करके स्वयं को स्वतंत्र कराने का क्या किया? प्रयास किया। तो हमें जानना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय के विद्रोह के बारे में। देखिए सुल्तान के समय में निम्नलिखित विद्रोह हुए। टोटली 34 आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। किसके साम्राज्य पर? या अपने राज्य को स्वतंत्र करने के लिए? तो 34 शासकों ने या फिर 34 विद्रोहियों ने, जिसमें से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए थे। कहां हुए थे बाबू मेरे? दक्षिण भारत में। सबसे पहले 1527-28 में जो सबसे पहला विद्रोह हुआ ना, वो हुआ गुरशासक के नेतृत्व में सागर के इक्तादार ने किया था। कहां के इक्तादार ने? सबसे पहला 1527 में सागर के इक्तादार, सागर का इक्तादार बहाउद्दीन गुरशासक, बहाउद्दीन गुरशासक। इसमें कौन विजयी हुआ? इसमें मोहम्मद बिन तुगलक विजयी हुआ। मैं लिख देता हूं सुल्तान विजयी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में। कब हुआ था वो? 1336 में। 1336 हरिहर और बुक्का। आप लोग भली बात ही जान रहे हैं इस विद्रोह के बारे में। कहां हुआ था? साउथ में, दक्षिण भारत में, है ना। और इसी यह जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना पराजित हुई और कौन जीत गया? हरिहर और बुक्का जीत गया। भाई विद्रोह नहीं, मतलब गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इन दोनों सेनापतियों को कहां भेजा था? दक्षिण भारत में, कि जाइए वहां के विद्रोह को दबाना। एक दोनों गया, विद्रोह दबाया और खुदे वहां का राजा बन गया और इसने एक नए राज्य की स्थापना की, जिसको आप लोग विजयनगर यानी विजय का नगर कहते हैं।
एक पूरा का पूरा टॉपिक है ना। मेडाइवल हिस्ट्री में एक पूरा का पूरा टॉपिक है, वो विजयनगर कर्नाटक में है ना। हम लोग इसका भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, है ना। देखिए अब जो अगला विद्रोह हुआ ना, वो हुआ बंगाल में। कहां हुआ, बंगाल में। किसके नेतृत्व में हो, 1341 में हुआ, 1341 में बंगाल में, है ना। बंगाल शमसुद्दीन के नेतृत्व में, शमसुद्दीन, है ना। इसमें क्या हो गया, बंगाल स्वतंत्र हो गया। सल्तनत के नियंत्रण से क्या है, बंगाल बाहर हो गया। अब अगला जो विद्रोह हुआ वो हुआ 1347 में हसन गंगू के नेतृत्व, हसन गंगू। और यह क्षेत्र भी मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों से निकल गया और हसन गंगू ने एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसको आज आप बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हो, है ना। किस नाम से, वो बहमनी साम्राज्य के नाम से, है ना। इसके पश्चात जो अंतिम विद्रोह हुआ, हम लोगों को अंतिम के बारे में जानना है ना। ये जो अंतिम विद्रोह हुआ था, यह हुआ था, अंतिम जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था गुजरात के विरुद्ध 1351 में। कब वो, 1351 में गुजरात के विरुद्ध, है ना। इस विद्रोह का नेता जो था ना, वो तती नाम का एक व्यक्ति था, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक एक विशाल सेना के लिए गुजरात की ओर बढ़ा। उसने गुजरात के पास जो है तती खां को पराजित किया। तती खां भाग गया, भागकर कहां चला गया था, थट्टा, सिंधु के निचला हिस्सा में स्थित है वो थट्टा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसका पीछा किया, है ना, पीछा किया, लेकिन मार्ग में ही वो बीमार पड़ गया। क्या हो गया, बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के पश्चात 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई। अब इसका कहानी क्या हो गया, यहां से प्लेन हो गया, है ना, कहानी खत्म। ठीक, मर गया, कौन मर गया, मोहम्मद बिन तुगलक मर गया, मृत्यु हो गई। कब हो गई वो, 20 मार्च 1351। अब देखिए 1351 को, ठीक। देखिए अंततः बदायूनी क्या कहता है, अंततः बदायूनी कहता है कि राजा को अपने प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। इसी संदर्भ में इतिहासकार वर्णी का कथन है कि अंततः लोगों को जो है, मतलब तुगलक से मुक्ति मिला और तुगलक को लोगों से। तो ये सारे कथन किसके संदर्भ में कहे जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ। किसके संदर्भ में, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में। तो आज बाबू हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ जाना है। अब हम लोग अगले क्लास में तुगलक वंश के नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फिरोज तुगलक। क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक, है ना। जानेंगे बहुत कुछ हम लोग इसके बारे में। तो आज का क्लास यही रहने देते हैं, इसके आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।